आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी अफजा अंसारी की 2.15 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। ये कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार, कुंदनपुर, राजदेवपुर इलाके में की गई है। इन जगहों पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी के नाम पर खरीदी गई जमीनों की कुर्की की गई है। मुख्तार की पत्नी अफजा अंसारी के नाम 2 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत की 3 जमीनें पुलिस ने सीज की हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत अफजा अंसारी की अवैध जमीनों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में एसपी रोहन पी बोत्रे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, अपराध नियंत्रण हेतु जो गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, लगातार उन मुकदमों में 14(1) की कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी और गैंग, जो कि एक गैंगस्टर के मुकदमे के अपराधी है, जिनके ऊपर लगभग 3 दर्जन 4 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है, ऐसे व्यक्ति की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत आज 3 प्रॉपर्टीज़ की कुर्की जो है आज वो की जा रही है। कुल मिला के इनकी जो अमाउंट है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है। और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये 191 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है। ऐसी ही 2 अन्य प्रॉपर्टीज जो है गाजीपुर के अंदर कुर्क की जा रही है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गाजीपुर पुलिस ने धारा 14(1) के तहत मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। मुख्तार पर वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ समेत कई जनपदों में 56 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक अफजा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के गोरा बाजार मोहल्ले में नगर पालिका नंबर 524 भाग 191 वर्ग मीटर जमीन थी। वहीं दूसरी अफजा अंसारी के नाम से राजदेवपुर मोहल्ले में 162.27 वर्ग मीटर जमीन थी। वहीं तीसरी जमीन भी अफजा अंसारी के नाम से कुंदनपुर मोहल्ले में नगर पालिका नंबर 186 में रकबा 159 वर्ग मीटर थी। कुल मिलाकर 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। बात करते हैं राजधानी पटना की। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर बीच गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में कई लोग घायल हो गए। नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नाव के जरिए अवैध बालू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान बालू परिवहन में लगे लोगों के लिए नाव पर ही दोपहर को खाना बनाया जा रहा था। तभी अचानक से गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और नदी के बीचों बीच आग की लपटों में 4 नाव सवारियों की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे मनेर थाना अध्यक्ष ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना में कई नाव सवारों के घायल होने की भी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि बचाव दल ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल घायलों का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। बिहार में हाल फिलहाल में ब्लास्ट की ये दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है। इससे पहले भी बीती 24 जुलाई को छपरा जिले के खोदाई बाग गांव की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और जिले के खेरा इलाके स्थित खोदाबाई इलाके में ये अवैध फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री थी। अचानक फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ था और आग लग गई थी। इसी क्रम में इससे पहले नदी किनारे बनी फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मामला तुगलक रोड का है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है। डीसीपी अमृता
गुगलोत ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 यानी कि लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना, 188 यानी कि लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा और 332 यानी लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना और 34 यानी साझा इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि धारा 144 के तहत नई दिल्ली के जिले में निषेधाज्ञा लागू किया गया था। धारा 144 होने के कारण राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को 65 सांसदों समेत 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। बढ़ती महंगाई को लेकर संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बढ़ती महंगाई को लेकर जवाब दिया था कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल, दाल, तेल, आटा, दूध, दही, पनीर जैसी रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी लगाना जीएसटी काउंसिल का निर्णय था। काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बड़ा दावा किया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नई नीति में दुकान बढ़ाने नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि एलजी यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से ही नई नीति बनाई गई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने एलजी के सुझाव माने थे। मई 2021 में लागू हुई नई आबकारी नीति से पुराने दुकानदारों को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि जब दुकानों को खोलने की फाइल एलजी के पास गई तो एक स्टैंड बदल दिया गया। दुकानों की बात पर एलजी ने फैसला बदल दिया। उन्होंने दावा किया है कि एलजी ने 2 बार पढ़कर नई नीति को मंजूरी दी थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि एलजी ने बिना सरकार और कैबिनेट से चर्चा किए फैसला बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि फैसला एकाएक कैसे बदला गया, इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को जांच करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एलजी ऑफिस ने फैसला नहीं बदला होता तो सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है कि स्टैंड बदलने से अनऑथराइज्ड एरिया में दुकानें नहीं खुली और कुछ ही जगहों पर शराब की दुकानें खुली, जिससे सिर्फ कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचा। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। बात करते हैं संजय राउत की। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी को संजय राउत के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। ईडी इन दस्तावेजों के आधार पर ही राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो आए थे, ईडी उसके संदर्भ में ही वर्षा से पूछताछ कर सवाल कर सकती है। बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में आरोपों है कि सामना कर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने शुक्रवार को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। जानकारी के मुताबिक आज राउत दंपति को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि ईडी पहले ही पात्रा चौल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके नजदीकी संपर्कों को तलाशने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ईडी इस समय मामले से जुड़े प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक दूसरे से क्या संबंध है, इसकी छानबीन कर रही है। बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में महिला से बीजेपी नेता द्वारा बदसलूकी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। यहां इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 3 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई नोएडा की फेज 2 पुलिस ने की है। वहीं पुलिस अब हिरासत में लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गुंडागर्दी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर नोएडा पुलिस की कार्रवाई शनिवार को जारी है। बीजेपी नेता ने नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता की थी। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद से ही विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहा है।
बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार इस मामले में दबिश दे रही है। इस मामले में बीजेपी नेता की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। माना जा रहा है कि इन 4 लोगों में पत्नी के अलावा हमेशा श्रीकांत त्यागी के साथ रहते थे। वहीं श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए भी धरपकड़ जारी है। जब्त की गई गाड़ियों में श्रीकांत त्यागी की अपनी प्राइवेट गाड़ी भी है। जब्त की गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जांच भी कराई जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कहीं ये गाड़ियां फाइनेंस से तो नहीं है। माना जा रहा है कि पुलिस अब बीजेपी नेता को जल्द अपनी गिरफ्त में लेगी। बता दें कि बीजेपी नेता को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की गई थी जो इस पूरे मामले पर और इस घटना पर कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार न बचाती है और ना फंसाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के मुंह से अक्सर आपको ये लाइन सुनने को मिलती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार अपनी इस नीति के तहत अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह पर जांच बिठा दी है। ये बात सबूत के साथ सामने आई है कि आरपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक अकूत संपत्ति बनाई है। कुछ पत्नी के नाम तो कुछ दोनों बेटियों के नाम से है। खास बात यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के ही नेताओं ने जुटाया है। जेडीयू ने जो दस्तावेज जुटाए हैं उसके अनुसार 2013 से अब तक नालंदा जिले के सिर्फ 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी गई है। इसके अलावा कई और जिलों में भी संपत्ति बनाई गई है। आरसीपी सिंह की पत्नी यानी गिरजा सिंह और दोनों बेटियां यानी लिपि सिंह एवं लता सिंह के नाम पर ज्यादातर जमीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 के चुनावी हलफनामे में आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। सबूत के आधार पर देखें तो ये बताया गया है कि इस्लामपुर अंचल के सैफायाबाद मौजा में बार और कोवाली अंचल में 12 प्लॉट जो है खरीदे गए हैं। 2013 से 2016 के बीच में इनकी खरीदारी की गई है। ये प्लॉट लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर हैं। वहीं 28 अप्रैल 2014 को चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलथर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। बाद में धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि सिंह और लता सिंह के नाम बेच दी। चीन के उकसावे पूर्ण युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के एक प्रमुख मिसाइल प्रोडक्शन अधिकारी एक होटल में उनका शव पाया गया है। अधिकारी की लाश दक्षिणी ताइवान के एक होटल में मिली है। इसकी जानकारी ताइवानी पुलिस ने दी है। अधिकारी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ताइवान इस समय चीनी धमकियों और उसके सैन्य अभ्यास के चलते तनाव और संघर्ष से घिरा हुआ है। उसने अपनी सेना, मिसाइल सिस्टम और समंदर में गश्ती जहाजों को सक्रिय कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि चीन की तर्कहीन और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को रोका जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है कि ताइवान रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख की शनिवार की सुबह एक होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। सीएनए के मुताबिक सैन्य स्वामित्व वाले राष्ट्रीय चुंगशान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के उप प्रमुख ओ यांग ली सिंह शनिवार की सुबह दक्षिणी ताइवान के एक होटल के कमरे में मृत मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ओ यांग पिंगटुंग के दक्षिणी काउंटी की व्यावसायिक यात्रा पर थे। उन्होंने कई मिसाइल उत्पादन परियोजनाओं के संचालन के लिए इस साल की शुरुआत में पद ग्रहण किया था। बता दें कि ताइवान ने चीन के आक्रामक बर्ताव को देखते हुए मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। ताइवान की सैन्य स्वामित्व वाली संस्था ने वार्षिक मिसाइल उत्पादन क्षमता को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 500 के करीब कर दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।